राम राम जी। आज भाई हरियाणा जी के करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, सारी चीज आईपीसी, सारी चीज पढ़ने का काम करांगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखो कि है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह आज आप एक करांगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसानों के मसीहा शरद छोटूराम की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो फटाफट जिसने उत्तर आवा वो कमेंट करके है वो दे रही हो। ठीक है, बताओ शाबाश फटाफट कि किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी के दिन, या फिर विश्वकर्मा के दिन, या फिर सीढ़ी सातम के दिन, या फिर दीपावली का त्योहार जो है इसी दिन जो है किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती मनाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज आपने ध्यान रखनी है, तो सर छोटूराम का जन्म जो था वो कब हुआ था? 24 तारीख को। ठीक है, 24 नवंबर तारीख थी 1881। ठीक है, 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 को सर छोटूराम का जन्म जो है गढ़ी सांपड़ा जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो गढ़ी सांपड़ा का नाम बदल करके वर्तमान सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है? तो छोटू नगर करने का काम कर दिया। ठीक है, रोहतक के अंदर इनका जो घर जो है उसको किस नाम से जाना जाओ? तो इसके घर को जो है, इनके घर को नीली कोठी या फिर प्रेम निवास जो है, नीली कोठी या फिर प्रेम निवास के नाम से इनके घर को क्या किया जाओ है? जानने का काम किया जाओ है सर छोटूराम के घर को। ठीक है, प्रेम निवास या फिर नीली कोठी के नाम से जाना जाओ है। याद करिए, देश अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेजों के दौर के अंदर जो है सर छोटूराम को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दीन बंधु की उपाधि की बात करूं तो साल 1922 में सर छोटूराम को 1922 के अंदर 1922 में एक उपाधि दी गई थी। उपाधि का नाम है दीन बंधु, और यह जो दीन बंधु की उपाधि जो है सर छोटूराम को देने का काम किया था सीएफ एंड्रूज और दूसरे हैं महात्मा गांधी। इन लोगों ने 1922 के अंदर जो है सर छोटूराम को जो है किसकी उपाधि के नाम से कौन सी उपाधि के नाम से उपाधि था? तो जो उपाधि है वह दीन बंधु की 1922 के अंदर सीएफ एंड्रूज और महात्मा गांधी इन दोनों ने जो है इनको कौन सी उपाधि दी थी? तो राय बहादुर की उपाधि से इनको नवाजने का काम किया था। ठीक है, दीन बंधु की उपाधि से नवाजने का काम किया था। जब पे राय बहादुर की बात करा, सर की उपाधि की बात करा, तो सबसे पहले आ जाओ राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि जो है वो अंग्रेजों ने सर छोटूराम को 1927 के अंदर देने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सर की उपाधि। तो सर की उपाधि जो थी वो भी अंग्रेजों ने 10 साल बाद 1937 में सर छोटूराम को देने का काम किया था। तो तीनों के तीन जो है उपाधि आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन सी है? 1922 के अंदर जो है सीएफ एंड्रूज और महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि से नवाजा था। 1927 के अंदर राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों ने नवाजा था। 1937 के अंदर अंग्रेजों ने फिर सर की उपाधि से जो है वो नवाजने का काम किया था 1937 के अंदर। ठीक है, इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक पार्टी बनाई थी इन्होंने, पार्टी का नाम क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जो है फजली हुसैन जो किसके साथ मिलकर बनाई थी? फजली हुसैन के साथ में मिलकर। तारीख कब है? साल 1923 में क्या किया था सर छोटूराम ने? पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो यूनियनिस्ट पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद सैफी ग्रुप, साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले तीन बंदे थे। बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो कौन कौन थे? यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरे मोहम्मद सैफी ग्रुप, और तीसरा अगर नाम आता है तो वो यूनियनिस्ट पार्टी का आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन का स्वागत करने का काम किया था, क्योंकि सबकी अलग अलग मांगे थी। तो 1923 में सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया था। किसके सहयोग से? फजली हुसैन के साथ में। ठीक है, बाद में जो यूनियनिस्ट डिपार्टमेंट जो था उसका नाम मुस्लिम लीग करने के ऊपर जो है मोहम्मद अली जीना से बहुत बार बहस भी होती थी सर छोटूराम की। इसके अलावा 1916 के अंदर रोहतक से सर छोटूराम ने जो है जाट गजट नामक समाचार पत्र निकालने का काम करा था उर्दू भाषा के अंदर। ठीक है, जाट गजट जो समाचार पत्र है उर्दू भाषा में साल 1916 के अंदर जो है किसने निकालने का काम करा था? तो जाट गजट जो 1916 के अंदर सर छोटूराम ने जिला रोहतक से इसको निकालने का काम किया था। ठीक है, 1938 के अंदर सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था। 1938 जो है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था। कब किया था? साल 1938 के अंदर। 1927 के अंदर जो है इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। 1937 के अंदर जो है सर की उपाधि से इनको नवाजा था। 1922 के अंदर दीन बंधु की उपाधि से नवाजने का काम किया था। याद करिए, आपको महात्मा गांधी का एक आंदोलन हुआ था इस देश के अंदर 1920 के अंदर, जो है जिस आंदोलन का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन। और उसी असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला हरियाणा का एकमात्र नेता है। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले कौन है हरियाणा के अंदर? तो असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले एकमात्र नेता कौन है? सर छोटूराम जो है वो असहयोग आंदोलन का उन्होंने
क्या किया था, बहिष्कार करने का काम किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले हरियाणा प्रदेश के एकमात्र नेता कौन है, तो सर छोटूराम है। ठीक है, इनकी किताब आपने याद रखनी है, आज तक पेपर में पूछी नहीं गई है, और वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम है द कशिश ऑफ इंडिया। ठीक है, सर छोटूराम की किताब है लिखी हुई द कशिश ऑफ इंडिया। यह किताब कोई आपसे पूछे तो किसकी है, तो सर छोटूराम की किताब है द कशिश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नाम बहुत जरूरी आपने याद रखना, तो सर छोटूराम की किताब है द कशिश ऑफ इंडिया। ठीक है, लाहौर के अंदर जो है 1945 के अंदर सर छोटूराम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, साल 1945। ठीक है, लाहौर में सर छोटूराम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात जो है याद रखनी है। अब आ जाओ, बिल्कुल हर हित स्टोर के 72 स्टोरों का उद्घाटन आज मनोहर लाल खट्टर करेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन किस दिन मनाए जाओ है, तो बसंत पंचमी के दिन जो है ऑब्जेक्शन लगाने का फायदा सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने ला दिया, अगर वो चेंज होगा तो सबका चेंज होगा। ठीक है, भड़क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर छोटूराम की जयंती जो है वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला को आज छोटू नगर के नाम से जाना जाता है। रोहतक में जो इनका निवास है उसको नीली कोठी या फिर प्रेम निवास के नाम से जाना जाता है। 1922 में दीनबंधु की उपाधि से CF एंड्रूज और महात्मा गांधी के द्वारा नवाजने का काम किया गया था। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि 1927 में दी थी। वही अंग्रेजों ने 1937 के अंदर सर छोटूराम को सर की उपाधि से नवाजने का काम किया था। 1923 में फजली हुसैन के साथ में मिलकर के यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया था। 1916 के अंदर रोहतक से उर्दू भाषा के अंदर साप्ताहिक पत्र जाट गजट को निकालने का काम किया था। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी थी। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले हरियाणा प्रदेश के एकमात्र नेता कौन है, सर छोटूराम है। लाहौर के अंदर 1945 के अंदर मृत्यु हो जाती है। द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब जो है वो किसकी है, तो द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब सर छोटूराम की है। ठीक है भाई, लीसो ऐप जो है पेपर दोबारा उनके रोहित शर्मा भाई कुछ भी नहीं कह सकते आप। देखो, हरियाणा के कैथल जिला के फरल गांव में फड़गू त्योहार किस दिन मनाया जाता है, तो हरियाणा का जो कैथल जिला जो है, कैथल जिला, तो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर जो है फरल गांव में फड़गू त्योहार कार्तिक पूर्णिमा, निर्जला एकादशी, सोमवती अमावस्या या फिर इनमें से नहीं। तो आप सबने बेरा है हरियाणा का जो फरल गांव जो है कैथल जिले का, तो फरल गांव के अंदर जो है कौन सा मेला लगा, तो सोमवती अमावस्या जो है, सोमवती अमावस्या के दिन जो है कैथल के फरल गांव के अंदर जो फड़गू मेला लगा। इस फड़गू मेले में क्या काम किया जाओ है, इस फड़गू मेले के अंदर पितरों का पिंडदान करने का काम किया जाओ। ठीक है, यानी फड़गू मेले के अंदर जो है पितरों का क्या किया जाओ है, पिंड दान करने का काम किया जाओ। ठीक है, यह चीज आपने ध्यान रखनी है, पितरों का पिंड दान। इसके अलावा जो है कार्तिक महोत्सव, कोई आपसे पूछे कि हरियाणा में कार्तिक महोत्सव कड़ा मनाया जाओ है, तो हरियाणा में कार्तिक महोत्सव जो है राजा नाहर सिंह पैलेस जो है बल्लभगढ़ का। ठीक है, राजा नाहर सिंह का महल जो है, राजा नाहर सिंह के महल में क्या है, राजा नाहर सिंह का महल जो है बल्लभगढ़ उड़ के मनाई जाओ, तो वहां पर कार्तिक महोत्सव मनाने का काम किया जाता है बल्लभगढ़ के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो कार्तिक महोत्सव जो है इसकी शुरुआत किस बंदे ने करी थी, तो कार्तिक महोत्सव की शुरुआत जो है चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी बंसीलाल ने जो है 1997 के अंदर कार्तिक महोत्सव जो है, कार्तिक महोत्सव की शुरुआत करने का काम किया था। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला कड़ा लगा है कपाल मोचन, यमुनानगर का बिलासपुर जो है। ठीक है, कपाल मोचन यमुनानगर का बिलासपुर जो है, यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर जो है कपाल मोचन मेला जो है वो इसी दिन लागा। ठीक है, कड़ा लागा है बिलासपुर, और बिलासपुर कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर कब मेला लागा, तो कार्तिक की पूर्णिमा को मेला कड़ा लागा है कपाल मोचन में बिलासपुर। ठीक है, कपाल मोचन बिलासपुर में मेला कद लागा है, तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लागा, जो इस ऑप्शन में दे रखा है। जबकि सोमवती अमावस्या को मेला कड़ा लागा, तो फरल गांव है फड़गू का, पितरों का क्या किया जाओ है, पिंडदान करने का काम करा जाओ। ठीक है, इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है, या इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आ जाओ, देखो चैत और आषाढ़ में एक मेला लगा है। ठीक है, चैत और आषाढ़ के अंदर एक मेला लगा है पानीपत के अंदर जो है पाथरी माता का मेला। पैसे पाथरी है, पैसे पानीपत है। ठीक है, पाथरी माता का मेला। ठीक है, तो पाथरी माता का मेला कड़ लगा है पानीपत में लगा है चैत्र और आषाढ़ के महीने में। ठीक है, चैत और आषाढ़ के महीने में जो है पाथरी माता का मेला जो है वो कड़ लगा, पैसे पाथरी है, पैसे के है पानीपत है। ठीक है, इसके अलावा कासन गांव है एक, कासन गांव के अंदर जो है बादुआ के अंदर एक मेला लगा है जिसको भगत पूर्णमल मेला या फिर सिद्ध चौरंगीनाथ मेला पे कवा। ठीक है, भगत पूर्णमल मेला, भगत पूर्णमल मेला
संत चौरंगीनाथ जो है, जिनको हिंदी का हरियाणा का पहला साहित्यकार कहा जावा है, इन्हें का नाम जो है कहा है कि पूर्णमल होया करता। तो संत चौरंगीनाथ, ठीक है, संत चौरंगीनाथ जिन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर जो है अस्थल बोहर मठ की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। तो अस्थल बोहर मठ के अंदर जो है स्थापना करने का काम किया था। प्राण सांकली और अष्टक जो है जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो भगत पूर्णमल मेला या फिर चौरंगीनाथ मेला जो है कौन से गांव के अंदर लगा है? भादवा का जो महीना हुआ है भाद्रपद के अंदर लगा है, कासण गांव के अंदर लगा है। तो कमेंट करके बताओ ये मेला कौन से जिले के अंदर लगा है? ठीक है, कासण गांव के अंदर लगा है। भाद्रपद कद लागा है? भाद्रपद यानी भादवा की जो एकादशी है उड़ के लागा है भगत पूर्णमल मेला। भाई सही बात है, कल जो जाने वाले हैं पंचकूला जाओगे, एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट आ जोड़ के, उड़न नारेबाजी भी होंगे भाई, किलकी भी मारेंगे, लेकिन आप इस तरह के काम ना करिए, क्योंकि देखो कल एक तो तरक्का राम रहीम ने सजा होनी है, उस मामले में धारा 144 लागी पाओगे। जो उड़दंगबाजी करोगे तो खामखा का केस लग जाएगा। ये जो उनसे आगे चौधरी बन के या फिर जो उनसे लीडर बन के जो आगे नारे लुआओगे उड़ जाके, मैं भी आऊंगा वहां, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपको आगे मिलूंगा। लेकिन ये जो उनसे जान कर क्यों करेंगे, तो आपका केस लड़ लेंगे, बैठी का पीछे इतने कमा रखे हैं, कोई नहीं वकील ने भी दे देंगे। लेकिन किसी गरीब बालक पर केस लग गया तो जिंदगी भर भुगतान जाओगा। बिल्कुल शांति प्रिय रह के आपने अपनी बात रखनी है, चीज ध्यान रखिए, ठीक है। बिलाईनाथ का मेला कड़ा लागा है? तो महेंद्रगढ़ के लागा। सहमत हो मेरी बात है? बिलाईनाथ का मेला, ठीक है, बिलाईनाथ का मेला महेंद्रगढ़ में लागा है। सहमत हो मेरी बात है? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव के अंदर है, तो कासण गांव के अंदर है। संत चौरंगीनाथ जिसको आप बोल सका, ठीक है। एक फरार अपराधी वो अपराधी होता है भाई, फरार अपराधी पूछ रहे क्या कौन अपराधी है, ठीक है। तो फरार अपराधी कौन अपराधी होता है? घर से भागकर जो छिप गया हो, विवेचक को पुष्टि की सूचना कि वो फरार हो गया है, पड़ोसियों उसके साथियों को बयान आ कि वो फरार हो गया। देखो घर से भाग के छुप गया तो भाई केवरा पटा है कि घर आता है कि मैं अपराध ना करके गया हो, फरार हो गया, विवेचक वाले भी कौन चाल है, पड़ोसियां वाले भी कौन चाल है। तो जिसके विरुद्ध जो है सीआरपीसी के धारा 82 धारा 82 के तहत जो है उद्घोषणा जारी हो चुकी कि हाँ यो बंदा जो है फरार हो चुका है, ठीक है, यह घोषणा हो चुकी है कि वो बंदा फरार हो चुका है, तभी जो है उसको क्या माना जाएगा? फरारी की लिस्ट के अंदर माना जाएगा, ठीक है। तो जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा जो है 82 के अंतर्गत जो है उद्घोषणा जारी कर चुका हो जो है, तो वही बंदा क्या माना जाएगा? तो फरार माना जाएगा, ठीक है। तो फरार अपराधी की परिभाषा किसके अंदर दी गई है? तो सीआरपीसी की धारा 82 में कह दिया गया, फरार अपराधी के बारे में बताने का काम किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित तो हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह का संबंध कहां से है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपन ध्यान रखनी भाई, सूरज नागर या किताब मेरी लिखोड़ी कौन जिसका नाम आप बोलने लग रहे हो बार बार, ठीक है। हाँ, बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, बिल्कुल सही है। मैं तोतानाथ जो है इस मठ के पहले मठाधीश थे और अब वर्तमान समय में मठाधीश कौन है? बालकनाथ है जो अलवर राजस्थान से सांसद है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन से हैं? सरदार सिंह है। उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है सिरसा जिले का जो संतनगर जो है कड़ा हुआ था, सिरसा जिले का संतनगर जो है, सिरसा जिले के संतनगर के अंदर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सरदार सिंह का जन्म हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991-1992 के अंदर इस खेल रत्न की शुरुआत करी गई थी। भारत का सर्वोच्च खेल नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल नागरिक पुरस्कार है। वर्तमान में इसका नाम 2021 के अंदर किसके नाम के ऊपर कर दिया गया? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर इनका नाम बदलने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसमें इनामी राशि अगर कोई आपसे पूछे तो 25 लाख रुपए, कितने रुपए है? 25 लाख रुपए इनामी राशि देने का काम किया जाता है। और पहला जो सम्मान जो था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, आप इसको कह सकते हो तो विश्वनाथ आनंद जो है भारत के ग्रांड मास्टर शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद को प्रथम क्या दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। हरियाणा प्रदेश का पहला व्यक्ति जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह भिवानी के काड़वास गांव के बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो है ये प्रथम पुरुष है जिनको राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड से 2009 के अंदर सम्मानित किया गया था। और 2010 के अंदर बैडमिंटन की सनसनी साइना नेहवाल, हरियाणा के हिसार जिले की बेटी साइना नेहवाल जो है
इनको 2010 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हरियाणा का वो पहला पुरुष जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया बॉक्सर विजेंद्र सिंह है। हरियाणा की पहली महिला जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया था, सुमित पंचल, ठीक है बेटा, तो वो दिया गया था, वो कौन है? तो साइना नेहवाल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों नाम आपने याद रखने हैं। 25 लाख रुपए वर्तमान समय में इनामी राशि देने का काम किया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंदर कितनी है? 25 लाख रुपए। सिरसा जिले के संतनगर जो है, संतनगर से संबंध रखते हैं वर्तमान के खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरों व मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निःशुल्क बीमा देने का काम किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है, सरकार की योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह जो योजना जो है किसान क्या है 2022 तक दोगुनी करने के लिए जो है मत्स्य संपदा योजना, इसको भी शामिल करने का काम किया गया था। और अगर आपको याद हो तो 10 सितंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 10 सितंबर 2020 को जो है इस योजना की शुरुआत करी गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसी योजना को एक नाम दिया गया है, नाम के है नीली क्रांति, ठीक है। प्रश्न आ जाओ कि मोदी सरकार की किस योजना को नीली क्रांति नाम दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नीली क्रांति का नाम देने का काम किया गया है। तो 5 लाख रुपए जो है हरियाणा के मछुआरों का बीमा जो हो किया जाएगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए इसके तहत दिए जाएंगे, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष कहां पर स्थापित करेगी? पुलिस कंट्रोल रूम पूछ रहा है, ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम, पीसीआर, ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम। तो पुलिस कंट्रोल रूम जो है कहां पर स्थापित किए जाएंगे? केवल जिला स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, केवल कमिश्नरी स्तर पर, राज्य तथा जिला स्तर के ऊपर। देखो जो दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसके अंदर 484 धाराएं हैं, 37 अध्याय हैं, 2 अनुसूची हैं, जिसके अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 2 अनुसूची हैं। उसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत जो है पुलिस नियंत्रण कक्ष जो है राज्य सरकार वो राज्य और जिला स्तर के ऊपर करने का काम करेगी। क्या करेगी? राज्य और जिला स्तर के ऊपर। यह बात किस में लिख रखी है? जो 41 की ग ओ जो है सब सेक्शन, उस 41 के ग सब सेक्शन के अंदर जो है सूरजनागर सर, आप कबड्डी देखोगे, यो प्रश्न तो बालकिशन ने पूछा था, 1-2 मास्टर ने और यो करा था, क्यों यार बड़क बना रहे हैं? देख ले तड़के तड़के अन्न का दाना भी तरमकुंज रहे यार, सवेरे सवेरे होकर लग रहा है, फिर तो स्त्रियां बकवास मार रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, राज्य तथा जिला स्तर के ऊपर जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है पुलिस नियंत्रण कक्ष, ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित करेगी, राज्य और जिला स्तर के ऊपर काम किया जाएगा। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित करने जा रही है? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन से जिले के अंदर जो है ये मिल स्थापित किया जाएगा। हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, अंबाला, बताओ शाबाश। जैसे ही अभी घड़ी में 9 बजेंगे तो 9 बजते ही अपने लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर 2 बैच स्टार्ट होंगे, ठीक है। एक तो HSSC 06 बैच है, दूसरा बैच जो है वो HTET और CTET का बैच है। तो कौन सा जिला है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर जो है अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल जो है स्थापित करे जाओगे। कड़ा करे जाओगे तो हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर जो है अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल जो है वो रेवाड़ी के अंदर शुरू करे जाओगे। हरियाणा प्रदेश के सहकारिता मंत्री जिनका नाम डॉक्टर बनवारी लाल है, हरियाणा के बावल से विधायक हैं, बावल एक आरक्षित सीट है, तो बावल से विधायक जो है डॉक्टर बनवारी लाल, इन्होंने जो है रेवाड़ी के रामपुरा गाँव के अंदर जो कड़ा होगी रामपुरा, ठीक है, रेवाड़ी के रामपुरा, ये रामपुरा
ठीक है। रेवाड़ी का रामपुरा जो है, रामपुरा के अंदर जो है एक मस्टर्ड ऑयल मिल की स्थापना करी जाएगी। बनवारी लाल जो है वहाँ के विधायक हैं, बावल के विधायक बनवारी लाल ने क्या किया, इसकी घोषणा करने का काम किया है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों के अधीन कर दिया गया था? यानी वो मुगल बादशाह का नाम आपने बताना है जिसने क्या किया था। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो है किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों के अधीन करने का काम कर दिया था? मोहम्मद शाह, मिर्जा अकबर, आलमगीर या फिर अहमद शाह। सांझ वाली क्लास नुक्किनो हो गए भाई, 8 बजे आज क्लास होगी, शाम के दिन सोचो तड़कन पढ़ा दिया को नहीं हो। ठीक है, तो जो है आलमगीर जो है, आलमगीर नाम का जो मुस्लिम बादशाह जो है, मुगल बादशाह जो है आलमगीर ने क्या किया था? मराठों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए जो था कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र को किसके अधीन कर दिया था? मराठों के अधीन कर दिया था। ये प्रश्न एचएससी में आया है। तो आलमगीर जो था, आलमगीर ने क्या किया था? कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा जो था आलमगीर ने क्या कर दिया था? किसके अधीन करने का काम कर दिया था? मराठों के अधीन करने का काम कर दिया था। और उसके फलस्वरूप जो है 1756 और 1757 के अंदर जो है बहुत सारे इलाके के ऊपर जो है कब्जा हो चुका था मराठों का। और बाद में सरजी अंजन गांव की संधि के तहत जो है मराठों ने किसको शासन सौंप दिया था हरियाणा प्रदेश का? तो वो अंग्रेजों को सौंपने का काम कर दिया था। आलमगीर उत्तर होगा भाई, मोहम्मद शाह नहीं आएगा। ठीक है। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोर्स इसका ज्यादा कहीं नहीं मिला है। तो जो 1805 जो है, 1805 के अंदर जो है अंग्रेजों ने हरियाणा प्रदेश को 2 भागों में बांटने का काम किया था, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटे भाग को क्या कहा गया था? निर्दिष्ट क्षेत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? निर्दिष्ट क्षेत्र। ये इस तरह की जो हिस्ट्री जो है अपना स्पेशल 1-2 वीडियो जो है, 1-2 वीडियो के अंदर अलग से करवाने का काम करूंगा। ठीक है, तो निर्दिष्ट क्षेत्र छोटे भाग को कहा गया था जब हरियाणा को 2 भागों में बांटने का काम किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं से युक्त रेल टर्मिनल किस जिले में बनाया गया है? तो हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है के बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय रेल टर्मिनल बनाने का काम किया गया है। तो वो हरियाणा का जिला कौन सा? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय रेल टर्मिनल बनाने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है थैला बैंक कड़ा पड़ा है, तो गुड़गांव के अंदर है थैला बैंक। ठीक है, अभी हरियाणा सरकार एक काम और करेगी, गुड़गांव को एक हब बनाने जा रही है। इब्बे की खबर है 2-3 दिन पहले की, हेली हब। यानी हरियाणा के कौन से जिले को जो है हरियाणा सरकार जो है हेली हब के रूप में विकसित करेगी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेली हब के रूप में जो है किसको विकसित करने का काम करेगी हरियाणा सरकार? तो गुड़गांव जो है, गुड़गांव को हरियाणा सरकार जो है हेली हब के रूप में जो है विकसित करने का काम करेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है थैला बैंक है। इसके अलावा स्टील बैंक है, हरियाणा का पहला स्टील बैंक कड़ा है, तो हरियाणा का पहला स्टील बैंक भी कड़ा है गुड़गांव के अंदर है। तो रेल टर्मिनल की जो है कड़ा बनाया गया है, तो वो गुड़गांव के अंदर जो है रेल टर्मिनल की स्थापना करने का काम किया गया है। हेली हब के रूप में जो है हेलीकॉप्टर हब आप कह सकते हो, तो हेली हब जो है हेली हब के रूप में जो है गुड़गांव को चुना गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना, हेली हब के रूप में गुड़गांव को शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2 में निम्न में से किस अपराध को परिभाषित करने का काम किया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या फिर 2 जो है इसमें किसको परिभाषित करने का काम किया गया है? फटाफट बताने का काम करेंगे। हाँ, इंडिया का फर्स्ट हेली हब, बिल्कुल। जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संघेय अपराध, असंघेय अपराध। जमानती अपराध बिल्कुल आसान चीज है, सबने बराबर। जमानती अपराध जिसमें जमानत हो जाए, गैर जमानती जिसमें जमानत ना हुआ। संघेय और असंघेय अपराध, संघेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार होता है। मतलब पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना जो है वो क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। वो कौन से अपराध होते हैं? वो संघेय अपराध होते हैं। और असंघेय अपराध कौन से होते हैं? जैसे किसी की मान हानि का मामला हो गया, किसी की प्रतिष्ठा से संबंधित मामला गया, यानी जिनके अंदर किसी को खतरा नहीं होता तत्कालीन, तो वो असंघेय मामले होते हैं। जो सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी 1973 की जो अनुसूची 1 जो है, अनुसूची 1 के अंदर 4 प्रकार के अपराधों का जिक्र किया गया है। गैर जमानती अपराध, जमानती अपराध, संघेय अपराध, असंघेय अपराध। या फिर कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, इन सब बातों का विवरण जो है अनुसूची नंबर 1 के अंदर दिया गया है सीआरपीसी की। सीआरपीसी के अनुसूची नंबर 2 में प्रारूप के बारे में बताने का काम किया गया है। तो संघेय अपराध वो अपराध होते हैं
जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसने अपराध किया है, वो पुलिस ने देखना है। बाद में वो चीज सही है नहीं है तो वो कोर्ट देखने का काम करेगी। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या फिर 2G में किस चीज का जिक्र है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध जिनके अंदर जो है, संज्ञेय अपराधों के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनको पुलिस के अंदर जो है वारंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बड़े शर्म की बात इस देश के लिए है, लेकिन मोदी सरकार ने इस हंगर इंडेक्स को नकारने का काम कर दिया कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक मतलब यो सही तरीके से इसको निकालने का काम नहीं किया गया है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 100वां, 101, 104 या फिर 107वां? फटाफट बताने का काम करेंगे। 104 जो कहा उसने एक बार मुर्गा बनाया दुकान पकड़ के। 101वां स्थान मिला है। बहुत हल्ला हो गया इस चीज के ऊपर। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 101वां स्थान मिला है। यानी भारत के लोग जो हैं, दुनिया के अंदर जो बहुत सारे देश हैं उनमें से भारत जो है अपने लोगों को खाना खिलाने में, अच्छा खाना खिलाने में जो 101वां नंबर है। और इससे बड़ी आश्चर्य की बात है कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान वो हमसे 30-30 पॉइंट आगे हैं। यानी वो हमसे समृद्ध है अपना देश तक कि बढ़िया तरीके से खाना खिलाने का काम किया जाओ है। इसका सबसे बड़ा एक तो भाई जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा गरीब और अमीर की खाई है। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी कभी आप बात करेंगे। तो याद रखना 101 तो भारत का स्थान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो है कौन सा स्थान है? तो 101वां स्थान है अभी 2021 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो। ठीक है। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष किस दिन को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? बताओ शाबाश। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष जो है कौन से दिन को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? आपको याद होगा जिस टाइम पर भारत के राजीव गांधी इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारत की शिक्षा के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया था। तो साल 1986 के अंदर जो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करी गई थी 1986 के अंदर। ठीक है। और अभी जो साल 2020 के अंदर जो है अभी जो नई शिक्षा नीति आई जो है वह 2020 की है। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसने किसका स्थान लिया है? तो उसने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी 1986 का स्थान लिया गया है। और 1986 का स्थान लेके भारत के अंदर जो है क्या किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च करने का काम किया गया। तो उस समय हरियाणा भारत के जो है शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे, या जिस शिक्षा मंत्री का नई शिक्षा नीति को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनका नाम क्या है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है नई शिक्षा नीति को बनाने में। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नीति को बनाने में बड़ा अहम योगदान देने का काम किया था। इसके अलावा अमित खरे एक और नाम है, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। अमित खरे जो प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे इस योजना को, इस नई शिक्षा नीति को बनाने के अंदर। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो है एक तो हाँ इस नीति के अंदर जो है जो शिक्षा मंत्रालय जो था उसका नाम हुआ करता था HRD मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। यानी शिक्षा मंत्रालय का नाम हुआ करता पहली मानव संसाधन मंत्रालय। तो इस नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति के तहत जो है मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने का काम कर दिया गया। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय। और जो शिक्षा मंत्री के रूप में जिस बंदे ने पहली बार काम किया वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। जब नाम चेंज किया गया तो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उस समय वो थे। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान वो क्या है? हरियाणा भारत के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो तारीख थी 31 जुलाई 2021 को मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला से नई शिक्षा नीति को लॉन्च करने का काम किया था, या तो लॉन्चिंग की डेट है। लॉन्च कब कराया गया था? तो 31 जुलाई को जो है लॉन्च करने का काम किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकूला के अंदर। लेकिन जो शिक्षा नीति दिवस जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक 29 जुलाई को, 2 दिन पहले जो है नई शिक्षा नीति दिवस जो है इसको 29 जुलाई को अपनाने का काम किया गया है। तो हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर, यह चीज याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है यो।
कस्तूरी रंगन यानी किस समिति की सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो कस्तूरी रंगन समिति जो है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू हुई है। हरियाणा में 2025 तक जो है पूर्ण रूप से जो है नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति को साल 2025 तक जो है वो क्या कर दिया जाएगा, लागू करने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भाई, कल के प्रदर्शन के अंदर आपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है। कल उग्र प्रदर्शन यदि किया, उसके अंदर आप शामिल हुए, कल को केस लग गया तो बड़ी मुश्किल से उड़ तक आपकी तैयारी हुई है, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल जेको और भी को मैं किलकी मारा नारेबाजी करे तो आपने उनको बिल्कुल शांत करवा के अपना काम करवाना है। कदे खाम खा लफंडरा का चक्कर में फंस के अपने कैरियर बर्बाद ना कर लियो भाई, यह चीज ध्यान रख लियो। ठीक है, हाँ 2029 तक भारत को देश में अप्लाई करी जाओगी तो कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, तो ये 5-7 चीज आपने याद रखनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू हुई है। 31 जुलाई 2021 को पंचकूला से खट्टर ने लॉन्च करने का काम किया है। हरियाणा के अंदर जो है 29 जुलाई को जो है क्या किया जाएगा, तो नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। इसके तहत जो है मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और उस टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। 2025 तक हरियाणा प्रदेश में जो इस नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU, ठीक है, CLU जो है वो कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो जो CLU जो है लैंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है CLU, यानी जो बंदा मान लिया होटल वगैरह बनाओ तो खेती वाली जमीन को होटल में कन्वर्ट करा तो उससे पैसे देने पड़ेंगे उसको सरकार तक। यो सौदा जो है CLU का कमांडो का सब्जेक्ट बेटा जो पढ़ने लग रहे हो, सारे पेपर वहाँ आओगे, कंप्यूटर आओगा, हरियाणा जी क्या आओगी, IPC CRPC आओगी, साइंस आओगी, मैथ आओगा, रीजनिंग आओगी, सारा सौदा होगा। तो हरियाणा के अंदर जो है CLU भूमि उपयोग परिवर्तन को कब से ऑनलाइन कर दिया गया है? तो याद रखना नए साल के ऊपर जो है 1 जनवरी 2021, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को नए साल से जो है CLU को क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो CLU ऑनलाइन कब करी गई है? तो CLU ऑनलाइन करने का काम कब करा गया? तो 1 जनवरी 2021 को जो है वो CLU को ऑनलाइन करने का काम कर दिया गया है। भाई सांझ वाली क्लास शाम का टेम्पो होगी, टेंशन ना लो। या तो कैल वाली क्लास थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर नेकीराम के द्वारा, लाला राजपत राय के द्वारा, साहब कांसीराम के द्वारा, या फिर सर छोटूराम के द्वारा? तो थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया है, तो सर छोटूराम जो है, सर छोटूराम ने साल 1923 के अंदर जो है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके गले मिलकर करी थी? तो फजली हुसैन का गला मिलकर जो है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया था सर छोटूराम ने। सो ऊपर वाला नाम है, सबसे पहले नाम है पंडित नेकीराम है। एक एक करके इन सारे के सारे लोगों के बारे में चर्चा करने का काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पंडित नेकीराम जो है इनका जन्म रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर जो है 1887 के अंदर जो है रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर जन्म हुआ था। वर्तमान समय में जो कैलंगा गांव जो है वो भिवानी जिले का हिस्सा, ठीक है, उस टाइम पे कैलंगा गांव जो था वो रोहतक का था, तो वर्तमान में किसका हिस्सा है? भिवानी जिले का हिस्सा वर्तमान समय में। ठीक है, तो नेकीराम जो है इनके गुरु, तो नेकीराम के गुरु कौन थे? तो लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य तिलक जो है, या फिर बाल गंगाधर तिलक जो है वो इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक जो थे वो किसके गुरु थे? तो पंडित नेकीराम के गुरु थे। एक प्रश्न पूछा था SSC में कि इनके अभिन्न मित्र कौन थे? तो अभिन्न मित्र थे लाला राजपत राय। लाला राजपत राय जो है वो किसके अभिन्न मित्र थे? तो आपने याद रखना है, तो नेकीराम जो और लाला जी की बड़ी अच्छी दोनों के बीच में गहरी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के बहुत सारी जो है अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में हुआ करती थी। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर भाग लेने का काम किया था, बनारस अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाग लेने का काम किया था। रामचरितमानस जो है वो इनका प्रिय ग्रंथ है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रजत गुजर, थैंक यू। रामचरितमानस जो है इनका प्रिय ग्रंथ है। और जो सबसे ज्यादा अखबार जो इनका पेपर आकर प्रश्न आकर 1930 के अंदर जो है भिवानी से संदेश नामक पत्रिका जो है वो निकालने का काम किसने कराया था? तो नेकीराम ने जो है भिवानी से 1930 के अंदर जो है वो संदेश नामक पत्रिका जो है इन्होंने निकालने का काम किया था। 2-3 नारे जो है, एक चीज याद रखनी है, अंग्रेजों ने इनको कैद में कर लिया था। इनकी बेटी की शादी थी और इनकी बेटी की शादी में कन्यादान भी नहीं करने दिया था, ऐसे क्रांतिकारी थे। ठीक है, 2-3 बात इनकी 1-2 आपने याद रखनी है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। यह बात किसने कही थी? तो पंडित नेकीराम ने कही थी, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। 625 एकड़ जो है जमीन देने का अंग्रेजा ने वो कर लिया था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए।
अंग्रेजों ने लालच दिया था कि आप ऐसे आंदोलन जो है, इन आंदोलनों से दूर हो जाओ और आपको 625 एकड़ जमीन दे देंगे। तब इन्होंने कहा था कि मुझे 625 एकड़ जमीन नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए आप लोगों से। और जमीर नहीं डोला इनका, 625 किले थोड़े को नहीं होंगे। और किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। भिवानी जिले के मिलकपुर गांव के किसानों ने 30 तोले की जो सोने की चैन जो है देने का काम किया। बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनकी अंतिम बात आपने एक और याद रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इन्होंने हरियाणा के सैनिकों की भर्ती का विरोध किया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती का विरोध करने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो नेकीराम जो है, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती का विरोध किया था। इन्हीं को हरियाणा केसरी के उपनाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज इनकी होगी। ठीक है, तो सर छोटूराम ने 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर के स्थापना करने का काम किया था। रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर, वर्तमान में भिवानी जिले के अंदर पड़ता। 1887 के अंदर जन्म हुआ था। लोकमान्य तिलक इनके गुरु थे। हरियाणा केसरी उपनाम है। 1923 में रोहतक से भिवानी से संदेश नामक पत्रिका निकाली थी। प्रथम विश्व युद्ध में भर्तियों का विरोध किया था। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। शब्द किसके हैं? तो ये शब्द पंडित नेकीराम के हैं। अगला जिक्र आता है लाला लाजपत राय का। बहुत बड़े महान क्रांतिकारी जो हैं, ठीक है, बहुत बड़े महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय 1886 से लेकर के 1892 तक हिसार जिले की धरती के ऊपर जो है 1886 से लेकर के 1892 तक हिसार जिले के अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? वकालत करने का काम किया था। ठीक है, वकालत की पढ़ाई पूछा तो कड़ता करी थी, तो याद रखना वकालत की पढ़ाई लाला लाजपत राय ने लाहौर से करने का काम किया था। ठीक है, पढ़ाई लाहौर से करी थी। बाद में 1886 से 1892 के बीच में हिसार आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, हिसार नगर पालिका के पहले भारतीय सचिव बने थे। ठीक है, जो हिसार नगर पालिका जो है, हिसार नगर पालिका के प्रथम भारतीय सचिव, हिसार नगर पालिका के प्रथम भारतीय सचिव जो है वो कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय जो है हिसार नगर पालिका के पहले भारतीय सचिव बने थे 1989 के अंदर जो है। ठीक है, 1989 के अंदर जो है हिसार नगर पालिका के प्रथम जो है भारतीय सचिव बने थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, प्रथम भारतीय सचिव। कई बालक नु कौन जी लाला लाजपत राय का हिसार में के सीमाई रही थी, के करना करता भाई, अगला उरे बिहार क्या था जहां था करता। समझ में आएगी बात? जो जैन गली जो है, जैन गली की राधा रानी जो है, ठीक है, तो राधा रानी के गले इनका ब्याह हुआ था। तो हिसार की राधा रानी जो थी वह बुला कर दी जहां तो लाला जी हिसार आया करते। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो लाला जी जो है, लाला लाजपत राय की शादी जो है जैन गली के अंदर जो है राधा रानी के साथ में हुई थी। और तभी उन्होंने हिसार को जो है अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुनने का काम किया था। अगला नाम आता है साहब कांसीराम का। जिक्र एक एक करके सबका करूंगा। ठीक है, तो आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया था 1984 के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 के अंदर इसी साहब कांसीराम के द्वारा करने का काम किया था। एक किताब है साहब कांसीराम की, अगर आपने देखी हो सुनी हो तो, द चमचा युग। ठीक है, द चमचा युग नामक किताब साहब कांसीराम की है। याद होगा आपको, एक समय एक रैली हो रही थी। उस रैली को भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई संबोधित कर रहे थे। और मोरारजी देसाई के संबोधित रैली के अंदर उनके साथ में मंच साझा कर रहे थे साहब कांसीराम, जो दलित समाज के बहुत बड़े नेता है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी। उसी रैली के अंदर जो है अंतिम भाषण देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम जो था वो मोरारजी देसाई का था। और मोरारजी देसाई के मुख से एक बात निकली, उन्होंने एक शब्द कहा जो आज वर्तमान समय में गैर कानूनी है। हरिजन शब्द का प्रयोग मोरारजी देसाई ने किया था। तब एक 22-23 साल की युवती सुश्री मायावती स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है और जाकर के कहती है कि हमें बहुजन के नाम से पुकारा जाए। इस तरह का जब उन्होंने भाषण दिया मंच के ऊपर से, तो साहब कांसीराम बेहद और बेहद प्रभावित हुए थे उनसे। और उसके बाद में साहब कांसीराम एक दिन शाम के समय मायावती के घर चले जाते, क्योंकि मायावती तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उनके पिता जो उनको राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, वो उनको आईएएस देखना चाहते थे। और बाद में उसी एक घटना के कारण जो है साहब कांसीराम जो है मायावती को ले आए। उसके बाद मायावती बामसेफ के दफ्तर के अंदर रहने लगी। लोगों ने बहुत सारी बातें उड़ाई, क्योंकि मायावती की जीवनी के अंदर लिखा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि एक अविवाहित स्त्री जो है, अविवाहित लड़की जो है साहब कांसीराम के साथ में रहती है। लेकिन उन्होंने इन तरह की चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बाद में जो है बामसेफ का जो दफ्तर छोड़ दिया, साहब कांसीराम के घर में रहने लगी। मात्र एक कमरा था उनके घर के नाम के ऊपर। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस जो उनके कदम ताल करते नजर आए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपने सारी की सारी ध्यान रखनी है। साहब कांसीराम द चमचा युग नामक किताब जो है इन्हीं के द्वारा लिखने का काम किया गया था। और पहली बार जब साहब कांसीराम गए थे तो घर देख करके मायावती
हैरान रह गई थी कि दलित समाज का इतना बड़ा नेता मेरे घर के ऊपर आया है। बस एक घटना, एक भाषण ने उनका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बदल दिया और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी वो। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। देखो वैज्ञानिक साक्ष्य जो है, वैज्ञानिक साक्ष्य है, इनके संबंध में जो है सत्य कथन को चुनना है कि वह वैज्ञानिक साक्ष्य में क्या मामला हो है, यह बात हमने बतानी है। देखो सत्य और निश्चित हो है, मानवीय हो है, सुविधाजनक हो या फिर उपरोक्त सभी हो है। तो महत्वपूर्ण चीज जो है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य होंगे, जो साइंटिफिक प्रूफ होंगे, जो मानवीय का तो इसमें कोई चक्कर नहीं, सुविधाजनक हो इसका है, ठीक है। तो सत्य और निश्चित हो है, जो साइंटिफिक जो हो कौन से हो है, सत्य और निश्चित हो, ठीक है। सत्य और निश्चित। भाई सवेरे सवेरे पढ़ाने का मूड है बेटा, इस टाइम सवेरे सवेरे 7 से 8 क्लास हो सकती है, उसका देखूंगा, चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सत्य और निश्चित जो है वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कथन चुनना है, तो वो सत्य और क्या हो, वो निश्चित हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह, निगल में से कौन सा शहर अंतिम मुगल शासकों के नियंत्रण में था? ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न एसएससी के, बार बार आऊं इसलिए मैं प्रश्न लेके आया हूं। तो एक शहर का नाम दे रखा है, इनमें से कौन सा शहर जो है अंतिम मुगल शासकों के अधीन में था, ठीक है। अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर है, ठीक है। आखिरी मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है। तो कहने का मतलब है इनमें से कौन सा शहर जो है बहादुर शाह जफर के अधीन था, यह बात पूछने का काम करे। तो पानीपत, सोनीपत, हौज खास या फिर शाहजहानाबाद। बताइए शहबाज, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। तो कौन सा शहर अंतिम मुगल शासकों के अधीन था, नियंत्रण में था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद तो आधिकारिक रूप से किसी को भी मुगल बादशाह नहीं बनाया गया है। तो बहादुर शाह के नियंत्रण के अंदर जो है कौन सा शहर था, बस यह बात पूछ रखे हुए हैं। तो आपने याद रखना है 1648 के अंदर दिल्ली के अंदर एक 7वां शहर बसाने का काम किया था शाहजहां ने। किसने बसाया था? शाहजहां जो है, शाहजहां ने बनाने का काम किया था। तो शाहजहानाबाद जो है दिल्ली के 7वें शहर के रूप में 1948 के अंदर जो है, आज का दिल्ली का जो चांदनी चौक है, लाल किले का परिसर जो है, यो इलाका जो है यो शाहजहानाबाद हुआ करता था। और इसी लाल किले के परिसर से अंतिम बार 1857 की क्रांति में नीलसन और हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को उठाने का काम किया गया था। तो शाहजहानाबाद जो नगर जो है दिल्ली का आज का शाहजहानाबाद जो है, इसी शाहजहानाबाद को क्या किया गया था, ये जो नगर जो था ये अंतिम रूप से किसके पास में था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास में था, ठीक है। शाहजहां को आपको पता होगा, प्यार का पुजारी शाहजहां को कहा जाता है। ताजमहल की मीनारें कितनी है? ताजमहल की मीनारें 4 मीनारें हैं ताजमहल की, 4 को नहीं, 2 उस साइड हैं। और लंबाई और चौड़ाई जो है किस मुगलिया इमारत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है? तो ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई, मीनारों के बीच की दूरी जो है वो बराबर है। आलिंगन को तरस रही 4 मीनारें ताज की, आलिंगन को तरस रही 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की। बिल्कुल 82 साल का बूढ़ा बहादुर शाह जफर बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन इनकी पत्नी जीनत महल जो थी, वो जीनत महल हमेशा रोका करती थी कि आप इस लड़ाई में भाग मत लीजिए, क्योंकि जीनत महल चाहती थी कि अंग्रेज उनके बेटों को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित करेंगे, इसलिए जीनत महल हमेशा उनको रोका करती थी। कमांडो में मेरे 35 नंबर हैं, तो फिजिकल तो आया होगा 35 में, तो श्योर है, फिजिकल तो ओलिया तरह और क्या रह गया? बिल्कुल भाई, पंचकूला मिलांगे कल, 99% तो जाने की इच्छा है। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। तो चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध जो है, प्रसिद्ध युद्ध चोरमार का वो है, वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लड़ा गया था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर चंडीगढ़। तो एक गुरुद्वारा है चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, उसी से आप इस उत्तर का अंदाजा लगा सको हो। एक गुरुद्वारा है चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, ठीक है। तो चोरमार शहीदा गुरुद्वारा कड़ा है। तो हरियाणा का सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले के अंदर चोरमार शहीदा एक गांव है, उसी गांव के अंदर जो एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसको चोरमार का युद्ध कहा है। तो चोरमार का युद्ध सिरसा जिले के अंदर लड़ा गया था। और जो सिरसा जिले के अंदर एक गुरुद्वारा है चोरमार शहीदा, इसी चोरमार गांव के अंदर है जिला सिरसा। सिरसा जिले के बारे में अगर आप चाहो तो 1-2 बात आप कर सका। सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम कोई आपसे पूछे कि सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम कौन सा था, तो सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम हुआ करता था साइर सैक। कौन सा है? साइर सैक, ठीक है। सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? साइर सैक जो है सबसे प्राचीन नाम है, ठीक है। दूसरी चीज, सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले का जो वर्णन है किस किस के अंदर है?
अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब जो उसके अंदर है। दूसरा एक दिव्यावदान है, बौद्ध धर्म की किताब है दिव्यावदान, ठीक है। दिव्यावदान और अष्टाध्यायी नामक दोनों किताबों के अंदर वर्तमान के सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले का जिक्र है, ठीक है। सुरसुती सिरसिका वो बाद में आएगा नाम, ठीक है। साइर सैक यानी सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम कोई आपसे पूछता तो कौन सा है, तो साइर सैक जो है सिरसा जिले का सबसे प्राचीन नाम है, ठीक है। इसके बाद में सरस्वती भी नाम रह चुका है। इसके अलावा सिरसा पट्टन भी इसका एक प्राचीन नाम है, सिरसा पट्टन। सिरसा पट्टन जो है, सिरसा पट्टन भी इसे का नाम है। सुरसुती, ठीक है, सुरसुती भी इसे का नाम है। सिरसिका, सिरसिका भी सिरसा के नाम है। सारे के नाम सारे के सारे हैं। कई बार इन तीनों नाम दे दे, साइर सैक दे दो, सिरसा पट्टन दे दो, सुरसिका दे दो, नीचे उपरोक्त सभी दे दो। तो ये सारे के सारे नाम जो है अपने ध्यान रखने हैं। ये सारे के नाम कौन से जिले के हैं? सारे के सारे नाम हरियाणा के सिरसा जिले के हैं। ये चीज अपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार जो है वो कौन व्यक्ति बने हैं, ये चीज आपने बतानी है। आशीष त्रिपाठी, राजेश निगम, अमित खरे या फिर सुरेश चौधरी। तो याद रखना आपने पूर्व में IAS अधिकारी रहे अमित खरे जो है, अमित खरे, ये अमित खरे जो है भारत के प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमित खरे का योगदान जो है नई शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति बनाने के अंदर किस का योगदान है? तो अमित खरे का बहुत बड़ा योगदान है। ये वही अमित खरे हैं जिन्होंने, याद करिए, चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला किए थे, उस चारा घोटाला का पर्दाफाश करने का काम किया था इन्होंने, अमित खरे ने। और देखो, वक्त होता, वक्त किसी का नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है। लालू प्रसाद यादव जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार और झारखंड दोनों एक हुआ करते थे, अलग नहीं थे। तब उन्होंने झारखंड की रांची के अंदर, रांची के आसपास एक जेल बनवाई थी और उस जेल का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा था। महान आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के नाम के ऊपर उन्होंने उस जेल का नाम रखा था। और उस जेल का उद्घाटन करने के लिए, रिबन काटने के लिए खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद यादव खुद उस जेल का रिबन काट के आए थे। और जब रिबन काटा था तो मीडिया को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि देखना, इस जेल के अंदर बड़े बड़े अपराधी आएंगे। और आज वक्त की विडंबना देखिए, लालू प्रसाद यादव अपनी ही बनाई हुई उसी बिरसा मुंडा जेल के अंदर बंद है। वक्त पता नहीं क्या करवा देता है। तो अमित खरे जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के क्या है, नए सलाहकार हैं, ठीक है। फीस भाई एचटेट की फीस जो दे रखी है वही रहेगी लिस्टवैप के ऊपर, वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। जितनी फिक्स कर दी वो फिक्स फीस रहेगी, ठीक है। अभी मात्र 12-13 मिनट बचे, उसके बाद एचटेट और सीटेट का बैच जो है आप वो ले सकते हैं। HSSC 06 बैच जो है वो लिस्टवैप के ऊपर आप ले सकते हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत प्रदेश में रिटेल काउंटर खोलने कर जा रही है, ठीक है। तो कौन सी योजना जो है, जिस योजना के तहत जो हरियाणा सरकार प्रदेश में रिटेल काउंटर खोलने जा रही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वो चीज ध्यान रखनी है, जगमग हरियाणा हरित ब्रांड योजना, सुपर स्टोर योजना या फिर रिलायंस ब्रांड योजना। तो आपने, हाँ बिल्कुल भाई, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर PDF दे दूंगा। तो इस योजना का नाम क्या है? हरित ब्रांड योजना। इसे योजना का दूसरा नाम भी क्या है? हरहित स्टोर योजना। आज खट्टर साहब 72 हरहित स्टोरों का उद्घाटन करेंगे, हरहित स्टोर योजना, ठीक है। तो धनवा में तक कौन सा नाम आ जाए, बात एक के हरहित स्टोर योजना या फिर हरित ब्रांड योजना। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला जिले से इसको लॉन्च करने का काम किया था। 2 अगस्त को मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इन्होंने 2 अगस्त को क्या किया था? लॉन्च करने का काम पंचकुला जिले से किया गया था। हरहित स्टोर योजना या फिर हरित ब्रांड योजना, बिल्कुल सही है। 2000 स्टोर खोले जाओगे, 500 तो शहरा में खोले जाओगे, 1500 कड़ा खोले जाओगे, गामा में खोले जाओगे। तो रिटेल काउंटर हरियाणा सरकार जो है वो हरहित ब्रांड योजना या फिर हरहित स्टोर योजना के तहत खोलने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अरे वाह, 2000 बालक जुड़ गया यार, मेरे तो उम्मीदें कौन थी आज सवेरे सवेरे भी इतने बालक जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के कितने जिले से होकर गुजरेगा? 1, 2, 3, 5 फटाफट बताने का काम करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है
ये लगभग इसकी टोटल लंबाई जो है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे जो है टोटल लंबाई 1380 किलोमीटर होगी और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, लंबा रोड नहीं कहा मैंने, लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। 11 गलियारों से होकर के गुजरेगा, 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा। कितने राज्य हैं? 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा, 11 गलियारों से होकर गुजरेगा। हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 कितने हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 3 जिले हैं। 3 जिलों के नाम आपने फटाफट बताने हैं। और ये जो है किस योजना के 3 जिले हैं, कौन से फटाफट कमेंट लिखो। न्यू इंडिया का सपना, देखो नरेंद्र मोदी का एक सपना भारत का, न्यू इंडिया सपना, उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। न्यू इंडिया का सपना, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है न्यू इंडिया का सपना, न्यू इंडिया का सपना, इस योजना के तहत जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है इसको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है इसको बनाने का काम किया जा रहा है। तो हरियाणा के वो 3 जिले कौन से हैं? गुड़गांव है, पलवल है, नूह है। कौन से हैं? गुरुग्राम, पलवल और नूह, गुड़गांव, पलवल और नूह। ठीक है, गुड़गांव, पलवल, नूह, हरियाणा के इन 3 जिलों से होकर के गुजरेगा। गुड़गांव, पलवल और नूह से होकर के गुजरेगा NH 148। ठीक है, 148 N जो है हरियाणा के 3 जिले हैं। कौन से हैं? गुड़गांव है, पलवल है, नूह है, इनसे होकर के गुजरेगा। 1380 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, पलवल, नूह, गुड़गांव। ठीक है, पलवल, नूह, गुड़गांव, इन 3 जिलों से होकर के दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है वो गुजरेगा। ठीक है, हरियाणा में बागवानी फसलों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान करी गई है? फटाफट बताओ कमेंट करके। जो बागवानी जो योजना जो है तो कौन सी योजना है वो? हरियाणा बाग बीमा योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना या फिर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो तारीख है 1 जनवरी 2021 को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है इसको लॉन्च करने का काम किया था। इसके तहत जो है सब्जी और मसाले, सब्जी में मसाले पड़ेंगे, अच्छी ध्यान रखनी, दोनों इकट्ठा लेना है। सब्जी और मसाले की प्रीमियम राशि कितनी है? 750 रुपये हैं। और 750 रुपये अगर मान लिया सब्जी और मसाले की खेती खराब हुआ है तो 30,000 रुपये जो है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 2.5% देगी, 30,000 का 7.5%, 750 होता होगा। ठीक है, इसके अलावा जो फड़ा की खेती जो है उसकी प्रीमियम राशि 1,000 रुपये भरनी है। और जो फसल खराब हो जाए तो हरियाणा सरकार 40,000 रुपये देने का काम करेगी 2.5% के रूप में। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो फल और सब्जियों के लिए मुख्य रूप से है। तो ठीक है, तो मुख्यमंत्री बागवानी, भाई नेशनल, हरियाणा के नेशनल हाईवे सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाओगी, देख लियो, 3-4 लाख लोग देख रहे हैं। फ्रूट के लिए 900 नहीं भाई, 1000 है फलों के लिए। तो फलों के लिए 40,000 रुपये मिलेंगे, याद रखना। सब्जी और मसाले के लिए कितने मिलेंगे? तो सब्जी और मसाले के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सब्जी और मसाले के लिए कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये मिलेंगे। फलों के लिए कितने दिए जाएंगे? तो फलों के लिए 40,000 रुपये जो है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, बस अब से 6 मिनट बाद जो है लीसो ऐप का पेमेंट लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। HTET CTET का बैच है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा HSSC 06 बैच जो है, HSSC 06 वो बैच जो है वो भी अभी 9 बजे से दोनों बैचों की पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है ये लॉन्च करी गई थी। हरियाणा के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? चहमान अभिलेख, रेवाड़ी अभिलेख, रूपलेख अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ। पानी के घूंट पी लो, 1 मिनट में आ गया। रूपनगर गलत है भाई। चहमान अभिलेख जो है ये अभिलेख हरियाणा के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख है। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुरातेव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मारिया रेसा और दूसरा है दिमित्री मुरातेव। ठीक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातेव जो है इन दोनों को
कौन सा वो दिया गया है, चाहमाना अभिलेख आएगा, रूपनगर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो हाल ही में इन दोनों को जो है कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल, अर्थशास्त्र का, चिकित्सा का, साहित्य का, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पत्रकार हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि 30-40 सालों के बाद में किसी पत्रकार को ये पुरस्कार दिया गया हो। बिल्कुल सही है, इन दोनों को अमित शाह, राम राम भाई। तो शांति पुरस्कार दिया गया इनको, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातेव को जो है वर्ष 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार जो है वो देने का काम किया गया है, ठीक है। मारिया रेसा जो है वो क्रिकेट इनको बहुत पसंद है, तो एक ट्रिक के माध्यम से क्रिकेट की थोड़ी सी एक वो है ट्रॉफी, उनको आप याद कर लेते हैं, ठीक है। देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया। देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया, ठीक है भाई। ये क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफियों की टिकट है, एक बार ट्रिक है, फटाफट बोलियो गला गला है। देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया, बोलिए शाबाश। देव और, अरे बोलो, रुके मारोगे, कोई आठ को नहीं बेच सकता, बोलो। देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया, मारो रुके, शाबाश, बोलियो। देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया, देव और दिलीप ने ईरान में रानी बिड़ला से रण किया। देखो, देश से क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी, कौन सी है, देवधर ट्रॉफी। और छोड़ दो, दिलीप से जो है दिलीप ट्रॉफी किस चीज की है, क्रिकेट की है, ठीक है। ईरान से ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, समझ में आने लग रही होगी, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, ठीक है। रानी से है रानी लक्ष्मीबाई कप, रानी लक्ष्मीबाई कप, रानी लक्ष्मीबाई कप, ठीक है। बिड़ला कप, ये क्रिकेट के हैं, बिड़ला कप। और रण से कौन सा हो गया, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। ये सारे के सारे नाम जो हैं, ठीक है, सारे के सारे नाम जो है किसके हैं, तो ये देवधर ट्रॉफी, देव से देवधर, दिलीप से दिलीप ट्रॉफी, ईरान से ईरानी ट्रॉफी, रानी से रानी लक्ष्मीबाई कप, बिड़ला कप, ये दोनों बहुत बार पूछे जाओ हैं, रानी लक्ष्मीबाई और बिड़ला, ठीक है, क्योंकि कम फेमस हैं। और रणजी ट्रॉफी किसकी है, क्रिकेट की, ठीक है। नेहरू की बेटी इंदिरा व आगा बेगम ने रण जीता। ओकी की एक ट्रिक है, अगर मान लिया आए हुए हैं जी क्वेश्चन, की बात नहीं भाई, ओकी की एक ट्रिक अगर वो भी लिखना चाहो तो नेहरू की बेटी इंदिरा व आगा खान की बेगम ने रण जीता। नेहरू की बेटी इंदिरा, नेहरू की बेटी इंदिरा, इंदिरा प्रियदर्शनी, नेहरू की बेटी इंदिरा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो था उनका पूरा नाम था। नेहरू की बेटी इंदिरा व आगा खान की बेगम ने रण जीता। नेहरू के बेटी इंदिरा व आगा खान की बेगम ने, आगा खान की बेगम ने रण जीता, बेगम ने रण जीता, बेगम ने रण जीता। बताओ शाबाश। देखो, नेहरू की बेटी, ये ओकी के कप है, ठीक है, ओकी के कप है। नेहरू की बेटी इंदिरा व आगा खान की बेगम ने रण जीता। नेहरू के बेटी इंदिरा व आगा खान की बेगम ने क्या जीता, रण जीता। तो सबसे आ जाओ, नेहरू से आ जाओ, नेहरू कप, ठीक है, नेहरू कप। बेटी छोड़ दो, इंदिरा से आईजी कप, इंदिरा गांधी कप, ठीक है। नेहरू और उसकी बेटी इंदिरा गांधी दोनों के दोनों को, ठीक है। इसके बाद में आगा से है आगा खान कप, आगा खान से होगी आगा खान कप हो गया। बेगम से है बेगम रसूल कप, बेगम रसूल, बेगम से रसूल कप। और उसके बाद में है रण से है रणजीत सिंह, रणजीत सिंह कप जो है वो किसका है, तो रणजीत सिंह कप भी किसका है, तो वो भी हॉकी का है। हो जाओगे सारे के सारे याद, ठीक है। नेहरू की बेटी, नेहरू से नेहरू कप, इंदिरा से इंदिरा गांधी कप, आगा खान कप, बेगम रसूल कप और रणजीत सिंह कप, ये सारे के सारे किसके कप हैं, ये हॉकी के कप हैं। देखो भाई, ये कुछ नाम है वैज्ञानिक अनुसंधान और उनके प्रमुख। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवन जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है, वैज्ञानिक DG सतीश रेड्डी। एक
एक क्लास में अपना जिक्र हुआ था, जी सतीश रेड्डी को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जो है जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो निर्देशक है वो कौन है? एस सोमनाथ है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR के कौन है? डॉक्टर शेखर मांडे हैं। अध्यक्ष औद्योगिक विकास अनुसंधान परिंदर के टी रामास्वामी है। और भारतीय मौसम विज्ञान के प्रमुख कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा बिल्कुल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है नुक्किनु PDF जो, उसके अंदर डाल दूंगा। अमित फरमाना खास से भाई राम राम। 9 बज गए भाई, पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जो किसी ने भी बैच खरीदना है लीसो ऐप के ऊपर आप वहां जा सकते हैं, ऐप के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल आप वहां जा सकते हैं। 9 बज चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं आप लोग, जो लीसो ऐप के ऊपर खुल चुका है। बाकी जिसने नहीं खरीदना वो अपना उड़ा पड़े जैसा है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के डॉक्टर के शिवन है। भाभा परमाणु अनुसंधान, हाँ जी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। नहीं चलन दो एक बार क्लास थोड़ी देर और। ठीक 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 है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसके कौन है? बाबा परमाणु सतीश कुमार मोहंती। अध्यक्ष DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था। विक्रम साराभाई के सोमनाथ है। परमाणु ऊर्जा के कमलेश व्यास। डॉक्टर मांडे जो है वो महानिदेशक है औद्योगिक विकास परिषद के। सारे के सारे दे दूंगा, वे अपना नुक्किनु PDF में मिल जाओगे, कड़े जाने की जरूरत को नहीं। पोखरण वह स्थान है भारत ने जहां पर अपना नाभिकीय परीक्षण करने का काम किया था। पोखरण पूछ रहे क्या? पोखरण वह स्थान है जहां पर भारत ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया था। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण करने का काम किया। 18 मई 1974 का पहली बार ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 और 13 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति के द्वारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और हमेशा परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में गर्मियों के महीने में ही होते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण जो है गर्मियों के महीने के अंदर राजस्थान के पोखरण में हमेशा होते हैं। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। एक बार 1974 18 मई इंदिरा गांधी के टाइम पे ऑपरेशन बुद्धा स्माइल। दूसरी बार भारत ने परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई को करने का काम किया है, वो भी राजस्थान के पोखरण के अंदर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? बताइए शाबाश। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है वो कहां पर है? हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान, तो आपने याद रखना मुरथल, जासोर, सोनीपत या फिर रोहतक। तो रोहतक जो है, रोहतक के अंदर जो है हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, जहां पर लोगों को, बालकों को जो है ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। तो हरियाणा राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान जो है वो कड़ा है, तो रोहतक के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और, एक तो फाइन आर्ट का, एक डिजाइन का, एक प्लानिंग का, ठीक है, आर्किटेक्चर का, फाइन आर्ट का। इसी में पूरे 4 वो हो रहे हैं, 4 क्या बोला है, 4 कॉलेज हैं। फाइन आर्ट का है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, ठीक है, भारत का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय पूछा तो सोनीपत में हो जाएगा, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। इसके अलावा प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया? चौथा ये होगा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान, राज्य फाइन आर्ट संस्थान, राज्य डिजाइन संस्थान, राज्य प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर संस्थान। ठीक है, ये चारों के चारों संस्थान कड़ा पड़ा है। तो चारों के चारों संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ा है? तो चारों के चारों संस्थान जो है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान भी रोहतक में है। राज्य फाइन आर्ट संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये सारे के सारे कड़ा पड़ा। तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो सारे के सारे हैं। और फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना रोहतक के अंदर साल 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 2011 के अंदर इसको शुरू करने का काम किया था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? बताइए शाबाश। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है वो पूछ रहे क्या कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर 10, 3, 6 और 8। तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के 6 राज्य हैं, 6 राज्यों से होकर के दिल्ली मुंबई कॉरिडोर गुजरता है। 6 राज्यों में हमारा हरियाणा भी प्रमुख है। हरियाणा के 3 जिले हैं, पलवल, नूह और कौन से हैं?
बताइए शाबाश, कौन से हैं? गुड़गांव, पलवल और नू। ठीक है, गुड़गांव, पलवल और नू 3 हरियाणा के जिले हैं। जबकि भारत के कितने राज्यों से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो वे है 6 राज्यों से गुजरता। 6 राज्य कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान से ठीक अगला राज्य उधर में आ जाओ, कौन सा पड़ जाओगा? गुजरात आ जाओगा। गुजरात 1 2 3 4, मध्य प्रदेश, एमपी, और छठा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, एमएच। ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों से होकर के गुजरे। ठीक है, कौन से राज्यों से गुजरा है? 6 राज्यों से होकर के गुजरता। भाई रीजनिंग पढ़नी है तो लीसो, मोहन लीसो नाम से एक चैनल है रीजनिंग का, मोहन सर का, आप वहां पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मोहन लीसो के नाम से। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है वो 6 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 6 राज्यों से होकर गुजरता है। बिल्कुल भाई सर, मैंने बैच ले लिया है, बहुत बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो HSSC 06 और एस्टेट सीटेट वाले बच्चे जो हैं आप वो कर सकते हो। ठीक है, लीसो ऐप को आप देखने का काम कर सकते हो। संक्षिप्त विचारण जो है, समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो जो संक्षिप्त जो ट्रायल जो होती है उसके लिए अधिकतम जो है 3 माह से अधिक की सजा। संक्षिप्त ट्रायल के अंदर 3 माह से अधिक की सजा जो है वो नहीं हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का पुलिस को अधिकार है? संज्ञेय अपराध जो है 2 ग के अंदर इन चीजों का जिक्र है, या जो अनुसूची 1 के अंदर जो है इन चीजों का जिक्र है। संज्ञेय अपराध जिसमें जो है पुलिस को गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है, वो CRPC के अंदर। लेकिन IPC के धारा 151 जो 151 के तहत जो है संज्ञेय अपराधों के लिए पुलिस को गिरफ्तारी करने इसका क्या है? अधिकार दिया गया है। कंपोस्ट किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ को, गोबर की खाद को, कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को, या फिर मिश्रित उर्वरकों को। जो कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट किसको बोलना? कार्बनिक पदार्थ, पशुओं का जो मलमूत्र है, सड़ा हुआ चारा जो है, इन सब को मिलाकर के जो खाद तैयार की जाती है उसको क्या बोलता हूं? उसको कंपोस्ट खाद बोला जाओ। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे शाम में 8 बजे, बाकी क्लास शाम में 8 बजे होगी, अगली क्लास जो है शाम को 8 बजे होगी। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कल वाली क्लास थी। तो जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। बिल्कुल लीसो ऐप के ऊपर दोनों के दोनों बैच दिए गए चल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। 9609970000 जो है लीसो ऐप का कॉन्टैक्ट नंबर है, 9609970000। PDF टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, PDF की भड़क ना ले, इब्बे दे दूंगा, सिर्फ 5-7 मिनट दे दूंगा ना। ठीक है, तो जय श्री राम, भारत माता की जय। हाँ, क्लास ना सारे इब्बे अपलोड होंगे, लाइक कर दियो और कमेंट जरूर करके जाइए।